नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि ये जो चर्चा कर रहे हैं हम सीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जाएगी जिनके आने की संभावना एग्जाम में है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे आप एक तरीका सीख सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप जो पिछली बार विद्यार्थियों ने जो गलती की है वो आप ऐसी गलती ना करें। उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये जो पर्सन है एग्जाम से पहले इन पर्सनों को जरूर लगाएं। विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लास्ट तक आप बने रहिएगा कि इसमें हमने कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है और क्या वास्तव में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थी। तो आज का पहला जो सवाल है बहुत सरल सवाल है, आपने कई बार इसको पढ़ा भी है। सवाल क्या है देखिए, स्वर संधि के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, चार तो नियमानुसार होते हैं, पांचवा यदि अगर आप उसको छोड़ते हैं उस पर्सन को तो उसमें आप उसको जो नॉट अटेम्प्ट वाला होता है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं पांचवा, क्योंकि अगर इसको आप भर के नहीं आओगे तो आपके नंबर कटते हैं फिर एग्जाम में। तो उसी पैटर्न पर मैं इन सवालों को करवा रहा हूं। तो सवाल है अपना कि मुख्य भेद कितने होते हैं, 7, 4, 5, 6 या अनुत्तरित पर्सन आप इसका उत्तर देना नहीं चाहते हो। तो राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा मेरे हिसाब से क्या होगा, 5। क्या होगा, 5, क्योंकि संधि मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 होती है, एक तो स्वर संधि, कौन सी होती है, स्वर संधि। एक होती है व्यंजन संधि, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। 3 टाइप की ये संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसने पूछा क्या है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद हमने बताए 5, बताए 5। अब ये 5 है कौन कौन से, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो 5 है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यहाँ लिख दे रहा हूं, वैसे कोई क्रम फिक्स नहीं होता, फिर भी इस हिसाब से लिख देता हूं। एक तो दीर्घ स्वर संधि है, एक गुण स्वर संधि होती है और एक वृद्धि स्वर संधि होती है और एक यण स्वर संधि होती है और एक अयादि स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, अयादि स्वर संधि होती है। ये 5 स्वर संधि को भेद है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 5 चल जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों जो संधि है, संधि वर्ण स्तर का टॉपिक होता है। संधि कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और यदि वर्ण तो मिल रहे हैं और उनमें विकार नहीं हो रहा है तो उसे संधि नहीं कहकर मात्र संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोग। तो संधि और समास में इस बात का ध्यान रखना, समास पद या शब्द स्तर का टॉपिक होता है और संधि वर्ण स्तर का टॉपिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसके साथ चर्चा करते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ऐसी लोकोक्ति आपने सुनी होगी, ऐसी उक्ति जो लोगों के द्वारा कही गई है, जो लोग सामान्य आम भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर देना विद्यार्थियों, 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 5वां अगर आप उसको अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो ई ऑप्शन बोल सकते हैं, आप अनुत्तरित पर्सन बोल सकते हैं। तो देखो, गुण के विरुद्ध नाम होना, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक पाता है। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, काम न जानना और बहाना बनाना और एक अनुत्तरित पर्सन। बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जाना चाहिए विद्यार्थियों, निकट का गुणी व्यक्ति सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। देखो, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है लेकिन दूर का ज्यादा सम्मान पाता है। तो इसका राइट आंसर ये जाएगा, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। देखिए, गुण के विरुद्ध नाम होना, जैसे होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति अंधा होता है और उसका नाम होता है नयन सुख। नयन मतलब आंखें, आंखों का सुख प्राप्त है, तो आंखों से आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो आंखों का अंधा नाम नयन सुख होता है, तो इसका मतलब क्या है, गुण के विरुद्ध की बात की जा रही है। इसी प्रकार काम न जानना और बहाना बनाना, यानी कि कई बार कहते हैं ना, नाच ना नाए आंगन टेढ़ा, उसके लिए भी आ जाता है कई बार। ठीक है,
तो इस प्रकार अपना जो राइट आंसर जाएगा दूसरे क्वेश्चन का वो चला जाएगा क्या, बी चला जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा कि इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न विद्यार्थी, अच्छा लेवल का प्रश्न है, ना केवल सीईटी की दृष्टि से इंपोर्टेंट है बल्कि सब इंस्पेक्टर और आरएस जैसी भर्तियों के लिए भी इंपोर्टेंट है, पटवार ग्राम सेवक के लिए भी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 4 क्या है तो 5 दे दिए विद्यार्थियों, उल्लास, अन्वय, अहंकार, निष्फल, उद्धार, और फिर नीचे 5 विकल्प और दे दिए। बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो मन गदगद हो जाता है, इतना आनंद आता है ऐसे सवालों को हल करने में वास्तव में कि अब पढ़ने का मजा, जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। और मेरे विद्यार्थियों अगर आपने भी इस प्रकार से अगर तैयारी कर ली तो मैं गारंटी लेता हूं आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई सी भी एजेंसी आपको फेल नहीं कर सकती, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। देखिए इसको करके बता देता हूं, जब आप खुद इसका आंसर दोगे, देखिए जो उद्धार शब्द है इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो सबसे पहले तो इसका टुकड़ा करना आना चाहिए, संधि विच्छेद करना आनी चाहिए। ये तो जानते होंगे आप संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका टुकड़ा करता हूं, इसका टुकड़ा होगा साथियों उत्धनहार। क्या होगा, उत्धनहार, और तय किसी भी वर्ग का पहला है और उसके बाद में ह आ रहा है तो इसमें वह नियम काम करे। चलो नियमों के बाद में पहले इनका वो कर देता हूं मैं। निष्फल, इसका होगा निविसर्ग फल। क्या होगा, निविसर्ग फल, इसका विग्रह हो जाएगा, सॉरी संधि विच्छेद हो जाएगा। अहंकार का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हम धन कार हो जाएगा। अन्वय का क्या हो जाएगा, यहां कर देता हूं अनु धन अय। क्या हो जाएगा, अनुधन अय। और उल्लास का क्या हो जाएगा, यहां कर रहा हूं उत धन लास, उत धन लास हो जाएगा साथियों। देखिए जो उल्लास शब्द है उत प्लस लास हो रहा है, त के बाद में यदि ल आता है तो आधा ल हो जाता है, अर्थात इसमें तो व्यंजन संधि है। ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। इसी प्रकार अहम प्लस कार, मैं के बाद में विद्यार्थियों क्या आ रहा है, ये आ रहा है स्पर्श व्यंजन। अगर मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या आगे वाले वर्ण का पांचवा हो जाता है, अर्थात ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अन्वय अनुधन अय, इसमें यण स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, अर्थात इसमें यण स्वर संधि होगी, यानी कि इसमें व्यंजन संधि नहीं होगी। निष्फल, इसमें विसर्ग आ रहा सीधा सीधा, तो ये विसर्ग का उदाहरण है। इसका उदाहरण है विसर्ग संधि का उदाहरण है ये वाला। तो इसमें देखो कौन सा नियम काम कर रहा है कि जो प्लस होता है, ये जोड़ होता है, इस प्लस के चिन्ह से पहले अगर विद्यार्थियों ई उ है, उसके तुरंत बाद विसर्ग है, उसके बाद में यदि प फ क ख म है तो फिर इसके विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला स, यानी कि मूर्धन्य स हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है। और इसमें किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे वर्ण के बाद में ह व्यंजन आ जाता है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा के स्थान पे तो उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है और ह के स्थान पे चौथा हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है। इस प्रकार उत धन हार हो जाएगा, उद्धार शब्द हो जाएगा। और यदि अगर आपको यहाँ उत ना मिलकर अगर उद मिल जाए तो उद भी राइट है, और दोनों मिल जाए उत और उद तो उत राइट होगा, क्योंकि मूल रूप से जो उपसर्ग है वो उत होता है। ठीक है, तो इसमें भी व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि देखो किस किस में मैं बता दे रहा हूं, एक तो ए में है और एक सी में है और एक ई में है। अब यहां देखते हैं तो ए दे रखा है केवल बी डी ई, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में दे रखा है केवल ए बी सी, तो ए बी नहीं, ये तो गलत है, ये भी नहीं हो सकता। सी में दे रखा है केवल ए सी ई, तो ए सी और ई, तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर ये जाएगा। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी। तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर क्या है इसका, सी चला जाएगा। विद्यार्थियों जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहो, कमेंट में कंजूसाई मत करना, और अगर आपको आंसर आता है तो आंसर भी दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछिए। जो भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए तत्पर हूं। देखो अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। देखो विद्यार्थियों एग्जाम में जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें से एक बिंदु ये आता है, वो भी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें
तो उसमें वो एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है या नहीं। कई बार हम इतने जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, इतने जल्दी गोला कर देते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। एक गोला तो कर दिया, दूसरा गोला करने की ओर सोचते हैं, तो पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते हैं। देखिए इसने लिखा है कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि नहीं होनी चाहिए। ओके, 4 विकल्प दे रखा है। नीरस शब्द दे रखा है। नीरस शब्द मैंने विद्यार्थी जब आपको संधि पढ़ाई थी तो उस समय बिल्कुल लिखाया था नी विसर्ग रस होता है। मैं संधि नियमों के अनुसार बता रहा हूं, मैं उपसर्ग नियमों के अनुसार नहीं लिखा रहा हूं। क्या होगा? नी विसर्ग रस होगा। नियम यह है कि अगर इस प्लस के पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले छोटा ई स्वर आता है, लघु ई स्वर आता है, तो छोटा ई और विसर्ग दोनों मिलकर बड़ा ई हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। और देखो एक शब्द है ये निश्चय, तो इसका नि विसर्ग चय, तो इसका ये होगा। दुष्कर का क्या होगा? तो दुष्कर का देखो दु विसर्ग कर, ये हो जाएगा इसका। उन्नति का क्या होगा? उन्नति का हो जाएगा उत धन नति। क्या हो जाएगा? उत धन नति। इसमें वह नियम काम कर रहा है, व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है कि किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद में न या म आता है तो पहले और तीसरे के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है। अर्थात ये वाला जो उदाहरण है ये विद्यार्थियों व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी जितने भी उदाहरण आए हैं, नीरस, निश्चय, दुष्कर, ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ये सब किसके हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? द नहीं है, डी आंसर जाएगा विद्यार्थियों इसका। तो फिर कौन सा है इसमें? उन्नति शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। विद्यार्थियों एक काम करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ये मत भूलना, और कमेंट करना तो भूलना ही मत। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात भी बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार कर लूंगा। और यदि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? यानी कि परोक्ष में निहित समास है। 4 विकल्प दे रखे हैं। परोक्ष तो विद्यार्थियों हालांकि इसमें देखो परधन अक्षी वाला नियम काम करता है। परधन अक्षी, ठीक है, तो अक्षी का अक्ष हो जाता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अनुत्तरित, आप उत्तर नहीं देना चाहते हो इसका, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अव्ययभाव समास जाएगा, क्योंकि पर आ रहा है। अगला सवाल देखिए, क्या शानदार सवाल है। इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ इंग्लिश के कुछ शब्द दे रखे हैं और एक तरफ उनका हिंदी अर्थ दे रखा है। तो एंडोसमेंट दे रखा है, ट्रांसलिटरेशन दे रखा है, सबोर्डिनेट दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और यहाँ पर लिपेतरण, अनुमोदन, रूपांतरण, अधीनस्थ। अब देखिए विद्यार्थियों, हालांकि मैं प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश इतनी अपनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक टीचर की, लेकिन फिर भी जो सवाल आ जाते हैं, कोई छोटा मोटा आ जाता है तो उसके अनुसार अपन कर लेते हैं। ठीक है, काम चल जाता है अपना। कुल मिला के बात यह है, जॉब लगे जब तक तो चल गया। आगे भी पढ़ाने की दृष्टि से कोई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आते हैं, उनको समझाने की दृष्टि से छोटा मोटा अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। आने वाले समय में वो भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि कभी इस सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दिया ही नहीं। और मेरे जैसे लाखों विद्यार्थी हैं जो आज भी समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश को लेकर आप थोड़े सीरियस रहिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। ग्रामर या स्पोकन वगैरह है उसको प्रॉपर तैयारी कीजिए, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, कई बार टीचर प्रॉपर नहीं आते हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग इसको प्रॉपर तैयार कर लें, क्योंकि आने वाला समय वैसे ही इंग्लिश मीडियम का चलने वाला है। तो इसमें देखो विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा, एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन, और जो ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है लिप्यंतरण। क्या होता है? लिप्यंतरण होता है। और सबऑर्डिनेट तो आप जानते ही है, अधीनस्थ होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से सुमेलित कहां हो रहा है, यानी कि ए में 1 हो, सॉरी ए में 2 हो, बी में 1 हो, और सी में 4 हो, और डी में 3 हो। तो ऐसा विकल्प आपको इनमें से कहां दिखाई दे रहा है? तो ऐसा विकल्प मुझे तो यहां ही दिखाई दे रहा है,
सी राइट आंसर चला जाएगा, ये वाला राइट आंसर होगा। और बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ लें, देख लें कि इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन राइट जाएगा। इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये ऐसा सवाल समय भी मतलब आपका कंज्यूम करता है। तो अगर आप ऐसे सवाल को पहले अगर नहीं आते हैं तो इसमें ना उलझे, पहले सीधे सीधे आते हैं उन क्वेश्चन को करें और बाद में ऐसे क्वेश्चन करें, ठीक है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना आपकी अनिवार्य हो जाती है। अगला शब्द है संस्कार। शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, अब मैं तो क्या एक्चुअली मैं बोलता भी इसको संस्कार ही हूं, तो ज्यादातर विद्यार्थी पकड़ लेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है। बाकी जो ज्यादातर संस्कार बोलते हैं उनमें दिक्कत हो जाती है। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर, जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो देखो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका होता है समधनकार। क्या होता है? समधनकार। तो स उपसर्ग नहीं है, सन नहीं है, सम है, सु, ये राइट आंसर जाएगा इसका सी। समधनकार होता है विद्यार्थी संस्कार, और इसमें नियम काम कर रहा है व्यंजन संधि का। अगर कोई पूछ ले कि संस्कार शब्द में संधि कौन सी है, तो बता देना विद्यार्थियों व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? तो व्यंजन संधि का वह नियम काम कर रहा है कि सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो इन दोनों के बीच में सड़क वाले स का आगम हो जाता है। अर्थात तालव्य स का, सॉरी देखो तीन प्रकार के स होते हैं, ये होता है तालव्य स, और ये होता है मूर्धन्य स, और ये होता है दंते स। तो कौन से स का आगम हो जाता है? दंते स का आगम हो जाता है। किसका हो जाता है? दंते स का आगम हो जाता है। और दंतेर, तालवेर, मूर्धन्य अपने को नहीं पढ़ने हैं, केवल हमें तो याद क्या रखना है, सड़क वाला स आ जाता है या सपेरा वाला स आ जाता है, वो भी हलंत वाला, क्योंकि शुद्ध व्यंजन जो होता है वो कैसा होता है? हलंत वाला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सम उपसर्ग चला जाएगा विद्यार्थियों। आगे बात समझ में आता है? आगे बढ़ू? ओके, देखो, ओहो विद्यार्थियों, ये तो सवाल ही कंप्लीट हो गया अपने तो, ठीक है। ये इतने ही सवाल थे आज, और ये हमारा एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है वेदांत क्लासेस अजमेर नाम से है, और इस प्रकार का लोगो दिखेगा। अगर आप जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार का लोगो दिखेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करोगे तो इस प्रकार के कोर्सेज दिखेंगे। या स्टोरेज स्टोर में जाओगे तो बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे ई बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स लॉन्च कर रखी है, बहुत सारे वीडियोज लेक्चर जो अलग अलग टॉपिक वाइज, भर्ती वाइज इसमें कर रखे हैं। आप हमारे इसको अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कीजिए। और वेदांत क्लासेज आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म पर काम करती है। वेदांत क्लासेज के साथ जुड़कर अपनी सफलता में कहीं न कहीं हमारा भी योगदान लीजिए। थैंक यू विद्यार्थियों।